हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और ये किसके किसके लिए यूजफुल होगा? जेई, जेई एंड नीट दोनों के लिए यूजफुल होगा, और साथ में जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले पहले अपने बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है, आई एम आशीष कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिहार। आई हैव डन ए बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर एंड I have a more than 2 years experience in teaching, but for last 1 year I am teaching JEE and NEET student. Okay, तो इतना छोटा सा इंट्रो था मेरा। चलिए तो बताते हैं इसके बारे में। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये तो आपको पता है, केमिकल जिसको एलिमेंट बोलते हैं या फिर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है। और ये जो है काइनेटिक्स, ये जो आया है ना ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट ऑफ केमिकल, मूवमेंट ऑफ केमिकल। तो हम पढ़ेंगे क्या? मूवमेंट ऑफ केमिकल। अब जब भी मूवमेंट का बात करते हैं तो मूवमेंट का जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक आता है स्पीड। ठीक है, स्पीड को दूसरे भाषा में रेट भी बोलते हैं, यही होता है। और इसके अलावा तो नहीं होता है कुछ भी। तो यहाँ केमिकल का अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम केमिकल का बात कर रहे हैं तो जब भी हम केमिकल का बात करते हैं तो इसमें ये आता है रिएक्शन जरूर। ठीक है, केमिकल का अगर हम बात करेंगे तो उसमें रिएक्शन आना जरूरी है। अगर जहां भी रिएक्शन आएगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक होना जरूरी है, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, रिएक्शन है तो वहां थर्मोडायनेमिक होगा ही। और थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ओनली टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या बताता है? ये किसी भी एलिमेंट या रिएक्शन का क्या बताएगा? फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, दो ही चीज बताएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, इस दो के बारे में ही थर्मोडायनेमिक बताया था। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने का क्या मतलब है? वो ए बना, ए से बी बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बन गया, इनिशियल से फाइनल चला गया, कि इसके बीच कुछ नहीं हो रहा होगा? इसके बीच कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। ये अगर ए से बी बन रहा है, कहीं ना कहीं स्पीड जा रहा होगा। देखिए, जब भी आप दवाई खाते हैं तो दवाई खाने के क्या तुरंत कोई ठीक नहीं हो जाता है? उसके कुछ टाइम बाद, 2 दिन 3 दिन या 6 घंटे 7 घंटे बाद, उसके बाद वो ठीक होता है। तो कहीं ना कहीं है कि इसके बीच कहीं ना कहीं एक स्पीड होगा, रिएक्शन का स्पीड हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थर्मोडायनेमिक नहीं बता रहा है। थर्मोडायनेमिक बस इतना बता रहा है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और किसके थ्रू ये बताता है रिएक्शन होता है या नहीं होता है? गिब्स फ्री एनर्जी के अनुसार। ठीक है, जिसको कैपिटल जी बोलते हैं। तो डेल्टा जी के अनुसार देखा जाता है कि रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? डेल्टा जी किसमें है? नेगेटिव में है। ठीक है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, डेल्टा जी का वैल्यू 0 है। रिएक्शन नहीं हो रहा है, जिसका क्या मतलब है? डेल्टा जी पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स का बात। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, वो भी एक सवाल है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे रेट के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन। ठीक है, कुछ न कुछ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। हो सकता है कि रिएक्शन स्लो चल रहा है, उसको स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। ठीक है, या फिर कुछ रिएक्शन बहुत स्लो है, उसको स्पीड करेंगे, कुछ ज्यादा फास्ट है तो उसको स्लो करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा, और क्या आएगा, कैटलिस्ट आएगा। कैटलिस्ट ये सारा चीज क्या करता है, रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इतना पढ़ लिए, तो अगर हम रेट के अनुसार देखें, पहले अगर हम रेट के अनुसार देखें तो रेट के अनुसार क्या हम इस केमिकल काइनेटिक्स कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, रिएक्शन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट के अनुसार हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, रेट के अनुसार हम रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, इंस्टेंटली हो जाएगा, तुरंत अभी दिए तुरंत हो जाएगा। इसमें जो टाइम लगता है इस रिएक्शन को 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड लगता है। ठीक है, इतने टाइम में जो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट बन जाता है तुरंत, इतना फास्ट होता है। अगर बताइए, अगर कोई भी रिएक्शन इतना फास्ट हो तो क्या हम उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इतना फास्ट होगा, अगर हम प्लग झपकते ही मेरा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट में तो हम रिएक्शन का रेट भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका एग्जांपल अगर हम बोले तो प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो वो रिएक्शन में जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl, इसमें जो होता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये बनता है सॉलिड PPT बनता है, और ये क्या रहता है, एक्वस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। और दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, साल्ट और पानी। ठीक है, तो लेकिन ये जो है जितना हम देख रहे हैं ये और ये, तो इस सब में एक चीज बात कॉमन है कि ये भी कंपाउंड आयनिक है, ये भी कंपाउंड जो एसिड बेस में होगा वो भी आयनिक ही होगा। तो जो फास्ट रिएक्शन होगा जनरली आयनिक रिएक्शन होता है। ठीक है, आयनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा। जहां भी आपको देखने के लिए मिले ये रिएक्शन हमेशा क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। ये तुरंत चाहता है कि अपने आप को स्टेबलाइज करे। स्टेबलाइज करने के लिए जैसे ही ये रिएक्ट करेगा किसी सब्सटेंस के साथ, तो ये तुरंत अपना प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके बाद आता है स्लो रिएक्शन। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, वेरी स्लो टू रिएक्ट, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम जैसे बात करें एग्जांपल का, एग्जांपल में आपका मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ का है कि आप देखते होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि आप घर के बाहर देखते होंगे पोल है, पोल में अगर पोल आज नया है, कुछ टाइम बाद आपको पता चलता होगा कि इसमें क्या हो गया, जंग लग गया। ठीक है, तो ये जंग लगता हुआ आपको तब पता चलता है जब बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद। लेकिन ये जंग कैसे लग रहा है वो तो आपको नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता है। तो यही है, यही कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। एक केमिकल रिएक्शन है जो कि क्या है, स्लो है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करेंगे तो ये वाला रिएक्शन H2 प्लस O2 बनना क्या, H2। ठीक है, ये बैलेंस अभी नहीं है। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन आपको पता
नहीं चलेगा कि ये पानी एक्चुअल में बन रहा है या नहीं। बनता है लेकिन बहुत स्लो, इतना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम बाद ये रिएक्शन होता है जिसमें कि हमको पानी मिलता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन भी है, दोनों मिल जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो हमें पानी मिलता है जो कि मॉइस्चर के रूप में एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, ये हमें बहुत दिन बाद पता चलता है, इंस्टेंटली हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल है स्लो रिएक्शन का और फास्ट रिएक्शन का। तो अब जो तीसरा रिएक्शन है वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम जनरली जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्शन स्लो होगा तो इसको हम कैटलिस्ट मिला के फास्ट कर सकते हैं। कौन सा कैटलिस्ट मिलाएंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अगर ये रिएक्शन बहुत फास्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, स्लो कर देंगे। स्लो कैसे करेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे तो इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो हमको पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आता है डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसको डिकम्पोज जब हम करेंगे तो H2O2 बनेगा क्या, H2O प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन में आता है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन, इसका स्पीड क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना ज्यादा हार्ड ना फास्ट होता है और ना ही ज्यादा स्लो होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स, इसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो और भी एक है N2O5। ठीक है, इसमें भी बंधक N2O4 प्लस O2, N2O5 N2O4 प्लस O2। ठीक है, तो ये भी है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है होगा कि जो कि इसमें आता है मॉडरेट रिएक्शन में, जिसमें ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला कि हमारा मेन कारण क्या है इसको पढ़ने के लिए, तो हमारा मेन कारण है टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, टू प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये मेन दो कारण है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक, तो अब जो हमारा है टॉपिक वो है रेट। क्या है रेट, रेट में क्या होता है, एक एवरेज आता है रेट, एवरेज रेट, और दूसरा क्या आता है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है और इंस्टेंटेनियस रेट वेरी स्मॉल टाइम के लिए यूज होता है। जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा रहेगा ना, उस टाइम अगर हमें रेट निकालना होगा तो हम उसको बोलेंगे एवरेज रेट, और जब हमारे पास स्मॉल टाइम होगा, एकदम बहुत कम टाइम, तो उस टाइम हम जो निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट जनरली एक पॉइंट के लिए निकाला जाता है और एवरेज रेट हमेशा एक लॉन्ग इंटरवल के लिए निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रेट के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में रेट क्या होता है। ठीक है, तो रेट को जो जनरली लिखा जाता है किसमें, रेट इज इक्वल टू change in some quantity अपॉन चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल या फिर चेंज इन टाइम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फिजिक्स में जो बोला जाता है इसी को स्पीड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्पीड कैसे लिखा जाता है कि अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का क्या मतलब है कि अभी हम इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, ये अभी ए पे है, हमको जाना किस पे है, बी पे है। ठीक है, ए से बी डिस्टेंस होगा कुछ, ए से बी डिस्टेंस होगा कुछ एक्स। ठीक है, और ये जो यहाँ से जा रहा है इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, टाइम। अगर हम ये बोले कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और ये क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि हम
इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू, अगर हम ये बोले x इज इक्वल टू x1, और यहाँ पे क्या हो गया t इज इक्वल टू t1। ठीक है, t1 टाइम लगा हमको पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे चेंज इन समथिंग, चेंज इन x, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो चेंज इन लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, अगर हम डेल्टा x की बात करेंगे, डेल्टा x की बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, और ये डेल्टा टी भी इसी तरह लिखा जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये दो मतलब इसको लिखने का एक तरीका है कि जब भी हम चेंज लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये निकालें कि इसका रेट क्या होगा, जिसको कि दूसरे भाषा में यहाँ पे स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड हम तब निकालते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा फाइनल x1 माइनस 0 अपॉन ये क्या है t1 माइनस 0, ये क्या होगा x1 अपॉन t1 इज इक्वल टू रेट। ठीक है, ये रेट हमारा हो गया किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आज इस पॉइंट पे है कल उस पॉइंट पे चल जाएगा। कोई सब्सटेंस हमारा ये यहाँ पे है तो चल जाएगा कल उठ के कहीं और, ऐसा तो नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर हम ए से, अगर हम मान लिए कोई एक सिंपल सा रिएक्शन ले लिए ऐसा वाला, सिंपल सा रिएक्शन लिए, ए से बना क्या बी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ इसका सब्सटेंस, ठीक है, कुछ इसका मॉलिक्यूल, कुछ सब्सटेंस, वो क्या होगा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर इधर x नंबर था तो इधर पहले इनिशियली क्या होगा 0 नंबर था, तो बाद में ये क्या होगा कि x1 हो जाएगा, तो ये मान लीजिए बाद में क्या हो गया y1 हो गया, ऐसा हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x, मतलब कि जितना अमाउंट इधर से खत्म हुआ उतना ही अमाउंट बी बना, ऐसा होगा। तो ये जो बन रहा है और खत्म हो रहा है, ये किसी न किसी स्पीड से खत्म हो रहा होगा, किसी न किसी स्पीड से खत्म हो रहा है। क्या मतलब होगा कि इसको जो ए है उसको बी में बनने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। ठीक है, वो जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना कन्वर्ट होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं रेट इन केमिकल काइनेटिक्स। अब आया समझ में कि अगर हम बात करेंगे कि ये 3 मॉलिक्यूल 3 मिनट में बी बनता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो रेट होगा 3/3 मिनट अपॉन 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका रेट अगर हम काट के निकालेंगे तो 1 होगा, 1 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। ठीक है, हम मिनट और मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, तो इसका रेट क्या होगा 1 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। तो उसी तरह हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन का रेट देखेंगे, कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है बी प्रोडक्ट में, और उस कन्वर्जन में कितना टाइम लगता है उसी को रिलेट करते हैं। अब रेट समझने के बाद रेट में आता है एवरेज रेट। अब पहले ही हम आपको बता दिए एवरेज रेट, और दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट होता है हमेशा लॉन्ग इंटरवल टाइम के लिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम इंटरवल इसके लिए यूज होता है, और ये जो इंस्टेंट होता है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, ये डेल्टा टी इसको लिखते हैं, ये सिंपली dt लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेल्टा टी का क्या मतलब, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, सेकेंड का हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस में। अगर हम बात करेंगे, मान लिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो ये इस पॉइंट पे जो हमारा स्पीड होगा ना, अगर हम इसको डी बोले इसको टाइम बोले, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा ना, तो वो कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ से यहाँ जो हम निकालेंगे ना स्पीड, यहाँ से यहाँ, तो वो हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमेशा लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया एवरेज रेट किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो जो हम आपको समझाए थे वो डिस्टेंस लेकर समझाए थे, लेकिन अब हम बात करते हैं अपना रियल जो मेन मकसद है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा रिएक्शन होगा, ए से बी बनेगा। जैसे कि अभी हम आपको समझाए कि ए का मॉलिक्यूल्स खत्म होगा, बी का कुछ मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, कितना ए का खत्म होगा उतना ही बी का बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है,
और ये जो कंसंट्रेशन हम हमेशा डिफाइन करेंगे किसमें, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन को इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। पहले अगर हम बोल दिए कि इसका 3 था, 3 मोल पर लीटर था, ठीक है, तो बाद में कुछ रिएक्शन हुआ तो अब ये क्या हो गया, ये बना क्या 1 मोल पर लीटर। बाद में कुछ टाइम बाद ये बना 1 मोल, तो ये 1 मोल पर लीटर बना, और ये बचा कितना 2 मोल पर लीटर, ठीक है, इतना बच गया। तो ये जो बना है 1, इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो टाइम लगता है, ये जो खत्म हो रहा है या बन रहा है, तो इसको हम जब कंपेयर करते हैं पर यूनिट टाइम में, वही कहलाता है रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम ऐसा रेट में क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जितना ए खत्म होगा, ठीक है, वो लिख सकते हैं, या फिर जितना ए बनेगा वो लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस रेट को क्या लिखेंगे हम, इसका सिंबल हम ऐसे लिख सकते हैं आर, ये जो है सिंबल इसका आर लिखा जाता है कि रेट को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ लिखा जाता है, तो रेट को डिनोट करने के लिए ये लिखा जाता है, तो ये फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट का बात करें, प्रोडक्ट का बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्टेंट के हम ऐसा केस में ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन अभी रहने देते हैं, यहाँ रिएक्शन नहीं लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये और दूसरा बात यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारा रिएक्शन ये है ए से बी बना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और दूसरा बात, अगर ये रिएक्टेंट के टर्म होगा, दूसरा प्रोडक्ट के टर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा इंक्रीज इन यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे फिर अगर हम इस रिएक्शन का बात करेंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आ रहा होगा। तो ये जो है चेंज इन, ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम हर जगह ये फॉर्मूला इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको ये फॉर्मूला बनाना है, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। जिस तरह हम रेट को क्या लिख दिए, आर लिख दिए, उसी तरह इस टर्म को भी हम कुछ ना कुछ टाइम दे सकते हैं, इसको भी एक सिंबल दे सकते हैं, इसको भी एक सिंबल दे सकते हैं, दोनों टर्म को हम क्या कर सकते हैं सिंबल दे सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी हम कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं, ऐसा अगर हम लिखे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको हम डिनोट क्या करेंगे, ब्रैकेट ए, ऐसा करके, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए को डिनोट करेंगे हम ब्रैकेट में, और टाइम, चेंज इन टाइम को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, हम इसको ऐसा लिखेंगे डेल्टा ब्रैकेट ए, ऐसा लिखेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन को ये लिखेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कौन सा रेट का बात कर रहे हैं, एवरेज रेट का बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एबीजी इज इक्वल टू चेंज इन, अभी हम यहाँ पे क्या करें, कोई एक ले लेते हैं, ये रिएक्शन के बारे में ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो और दूसरी बात, यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है कि क्या मतलब है, अगर हम बोले कि टाइम टी इज इक्वल टू पी, ये क्या था, A1 था,
बाद में टाइम टी पे क्या था, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, A2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घट गया, ये ज्यादा हो गया। अगर हम चेंज लिख रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका क्या मतलब हो गया कि A2 माइनस A1 लिख रहे हैं, A2 माइनस A1 लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये जो हमारा नंबर आएगा ये निगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, निगेटिव टर्म आएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा रेट है निगेटिव में, रेट कभी निगेटिव में नहीं होता। इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे निगेटिव लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा बात, इसी टर्म में अगर हम बात करेंगे इसका प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होगा कि बी, तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा बी, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ हम बात करते हैं इसके साइन के बारे में। तो साइन के बारे में क्या होगा, डेल्टा बी बराबर तो ये इनिशियली क्या था 0, बाद में क्या हो गया B1। ठीक है, तो ये क्या हो गया B1 माइनस 0, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्या है, इसमें साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो हम डिक्रीज इन रिएक्टेंट लिखते हैं उसके लिए हम माइनस लगाते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्ट के लिए हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, बस हमारे पास जो भी साइन है वो साइन लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हम लिखे आर एवरेज, ये दोनों हम फार्मूला लिख दिए। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसी रिएक्शन का है दोनों। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक ही है, हम ये लिख सकते हैं आर एवरेज इज इक्वल टू आर एवरेज, ऐसा लिख सकते हैं। ये आर एवरेज इज इक्वल टू ये आर एवरेज लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये भी लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू जो हमारा होगा माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा रेट का फॉर्मूला होता है ये ऐसा होता है। तो ये जो हम रेट लिख रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका क्या मतलब हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये दोनों जो भी रिएक्टेंट, जो भी हम रिएक्शन का स्पीड लिख रहे हैं, रेट लिख रहे हैं, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। एक हम ग्राफ बनाते हैं, जो कि ग्राफ से आपको शायद पता चल जाए। ठीक है, ये है, इधर हम लिखेंगे क्या, कंसंट्रेशन, इधर लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो जो हमारा है यहाँ से ए क्या है, एक अगर हम है तो पहले कुछ ना कुछ ए का अमाउंट होगा, ए का कुछ अमाउंट होगा, यहाँ पे ए कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे हमारा टाइम बनेगा इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज होता है। ठीक है, ये टेढ़ा रहता है यहाँ। ठीक, ऐसे डिक्रीज होता है। और बी का हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा ये, और बी का बात करेंगे तो बी क्या होगा, पहले इनिशियली कितना है 0, टाइम टी इज इक्वल टू 0 रहेगा, ये इस पॉइंट से शुरू होगा और ये क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैरेलल होने का क्या मतलब है कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना रिएक्टेंट हो रहा है, और जो जितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये उल्टा हो जाएगा, जितना इधर से जाएगा उतना ही ये इधर से जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन हम फिलहाल इक्विलिब्रियम का नहीं बात कर रहे हैं, हम फिलहाल क्या बात कर रहे हैं, सिंपली रिएक्शन के बारे में। तो इस तरह का रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे जैसे ए खत्म होगा, जैसे जैसे ए खत्म होगा वैसे वैसे बी बनता जाएगा। ठीक, क्या आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। इसका यूनिट क्या हो सकता है, अगर हम ये ले लें, अगर कंसंट्रेशन का यूनिट ले मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक, अगर हम टाइम को सेकेंड ले लें तो ये पहला यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकेंड की जगह मिनट लेंगे, ये हो जाएगा तो हमारा क्या, मोल पर लीटर पर मिनट। टाइम को हम अगर आवर में लेंगे तो यहाँ आवर हो जाएगा। तो इसी तरह हम डिफरेंट यूनिट खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम हमारा जो जनरली मेन बेसिक यूनिट रहेगा ऐसा यूनिट में मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये यूनिट तक तो हम देख लिए। ठीक है, यहाँ जो हम देखे हैं वो सिंपल सा रिएक्शन था। सिंपल सा रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन, जो आप बताते हैं आपको, हमारा जो रिएक्शन होता था ऐसा,
इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट निकालें तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए या फिर इसका NO2 अपॉन डेल्टा टी, ये सब का आगे माइनस लगा रहेगा। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा जी डेल्टा अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं रेट, सिंपल रेट। अगर मान लिए कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट रहेगा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या मतलब है कि जैसे अगर हम ये बात करेंगे H2O2 बना किसमें H2O प्लस O2, ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस केस में अगर हम ये लिखेंगे, मान लीजिए अगर हम इसका इस केस का रेट लिखें, अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो हम इस केस में अगर रेट लिखें तो रेट क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा लिख सकते हैं जहां तक हम पढ़े उस अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 मोल है, हम 2 मोल का यूज ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 मोल भी तो इफेक्ट कर रहा होगा रिएक्शन का। हम जितना अमाउंट लेंगे उतना वो भी तो रिएक्ट करेगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना। लेकिन हम यहाँ पे 2 मोल का बात ही नहीं कहीं कर रहे हैं, तो उस अनुसार ये जो हमारा फार्मूला होगा ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है 2 मोल ऑफ H2O2 और यहाँ बन रहा है 1 ही मोल ऑफ पानी, 1 ही मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो है 2 मोल बन रहा है 1 मोल। अगर हम टाइम सेम रखें तो 2 को बनने में 2 बनता है 1 में, इसका क्या मतलब है 2 का कहीं ना कहीं स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, हम जनरली जो भी इस रिएक्शन में बात करेंगे ना, वो सारा रिएक्शन का रेट जो होगा ना, वो सारा रेट किस में होगा, पर मोल में होगा। ठीक, तो ये अगर हम 2 मोल का स्पीड ये लिखें, ठीक है, तो 2 मोल का स्पीड ये है, ऐसा लिखें, अगर हम ऊपर लिख देते हैं 2 मोल का स्पीड, अगर हम ऐसा लिखे 2 मोल का रेट माइनस H2O2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये 2 मोल का रेट हो गया। तो 1 मोल का हमको बात करना, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हमेशा 1 मोल का निकालेंगे, वरना ये जो हमारा रेट है ये हमारा इस दोनों मोल का रेट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये इसका रेट है दोनों मोल का। ठीक है, तो हम हमेशा बात करेंगे किसके 1 मोल में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारा 1 मोल हो जाएगा पर मोल, तो ये हमारा कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा किस में हो जाएगा, पर मोल में, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो रेट होगा ऐसा लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू, ऐसा हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, और ये जो होगा नीचे में क्या आएगा 2 आएगा, 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारा रियल वाला होगा। ठीक है, रियल मतलब करेक्ट इक्वेशन हम ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल लेते हैं रिएक्शन, उसके अनुसार हम एक लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं एक इक्वेशन, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट है ए बी, प्रोडक्ट है सी और डी। ये जो है एम एन पी क्यू, ये क्या है, एक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसका हम इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो इस रिएक्शन का रेट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-1/n
change in concentration of A upon change in time is equal to -1 upon n. Change in concentration of B upon change in time is equal to 1 upon Q of P. Change in concentration upon C is equal to 1 upon Q. Change in concentration of D upon change in time. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन a reaction the concentration of reactant A changes from 0.200 मोल पर लीटर, 0.200 मोल पर लीटर, ठीक है, टू 0.150 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा जो पहला वाला था रेट, जो हम कैसे लिखते थे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन समथिंग, चेंज ऑफ समथिंग, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, ठीक है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट है हमारा ये, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, रिएक्टेंट ये है हमारा जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना और फाइनल कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा ए इनिशियल इज इक्वल टू 0.200 मोल पर लीटर, ठीक है, और डेल्टा ए सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ए फाइनल इज इक्वल टू 0.150 मोल पर लीटर, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा का क्या आएगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0.05, ठीक है, 050 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन हो जाएगा, चेंज इन ए बराबर हो जाएगा माइनस 0.050, और टाइम क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या दिया हुआ है, 10 मिनट्स, 10 मिनट दिया, ठीक। और तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको मिटा देते हैं। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस इंटू माइनस 0.050 मोल पर लीटर अपॉन 10 मिनट, ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0.05 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा, फिर से हो गया, इसको नीचे लाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 0.005 मोल
पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।